वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 5वां है। इसके पहले भागों में हमने देखा कि सारे जो हिंदुस्तान के जो शासक है, जो उच्च पद पर जो अधिकारी है, वह जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मूर्तिकार भी उनको मदद कर रहे हैं, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस प्रयत्न में वो सफल नहीं हो पा रहा है। आगे जॉर्ज पंचम की उस मूर्ति पर नाक लग पाती है या नहीं, इसको हम पढ़ते हैं पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा। आगे लेखक कहते हैं कि देखो, एक तरफ राजधानी में सारी तैयारी हो चुकी थी। उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति को फिर से साफ सुथरा किया जा रहा था, उसको उसका मल कर नहलाया जा रहा था, उस पर कलर किया जा रहा था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन उस मूर्ति पर नाक अभी तक नहीं आई हुई थी। बात फिर बड़े हुक्कामुक्क तक पहुंची, अर्थात बड़े शासकों तो बड़े अधिकारों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब ही क्या? यह तो अपनी नाक कटने वाली बात हुई। अब देखो, जो बड़े उच्च पद पर जो लोग थे, जो शासक थे, वह और भी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक पर, मूर्ति पर अगर नाक नहीं होगी तो रानी एलिजाबेथ का स्वागत कर कुछ अर्थ फायदा ही नहीं है। अब देखो, यहाँ पर वह विदेशी शासकों का चापलूसी, उनका अपने पद को उन्नति, पद के जो प्रगति रहती है या अपने पद को बचाने के लिए सारे प्रयत्न चालू थे। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। अब देखो, फिर से लेखक कह रहे कि लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। अब देखो, यहाँ पर उसकी स्वार्थ भावना हमें दिखाई देता है कि उसे अपने पैसे चाहिए थे, इसलिए वो किस प्रकार से इन लोगों का अपना स्वार्थ मतलब निकालने के लिए एक तरह के वह उपाय बता रहे कि किस प्रकार से उस मूर्ति पर नाक फिट कर सके। इसलिए वह हार मानने वाला नहीं था। हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, अर्थात एक आश्चर्यजनक बात उसके दिमाग में आई। उसने पहले शर्त दोहराई। अब पहले ही शर्त उसने दोहराई कि अब मेरे दिमाग में एक और आइडिया आई हुई है, लेकिन यह बात अखबारों में या अखबार वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी, उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। अब देखिए, कौन सी योजना वो बताता है नई। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ों में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। अब देखिए किस प्रकार से लोग हृदय शून्य होते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर किस बात की योजना वह बताता है कि यहाँ पर हमारे देश की उस समय की जो आबादी थी वह कितनी थी, 40 करोड़ से। तो वह कहते कि इस 40 करोड़ में से किसी एक जीवित व्यक्ति को मार दिया जाए और उस जीवित व्यक्ति की नाक, वास्तविक नाक, उस मूर्ति पर जो जीवित नहीं है, ऐसे जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाए दी जाए। तो इससे हमें पैसों के लिए कितनी स्वार्थ मनुष्य हो जाता है। अपने लालसा को, अपने हवस को वह छिपा नहीं सकते। उसके अमानवीयता, उसके हृदय शून्यता का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। आज हम देखते हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए इतना अमानवीय और हृदय शून्य हो जाते हैं कि सामने व्यक्ति का वह खून करने में भी हिचकिचाते नहीं है। और इस प्रकार का अमानवीय उदाहरण हमारे सामने लेखक प्रस्तुत कर रहे हैं। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। अब देखिए, वह जो कलाकार था, मूर्तिकार था, वह वास्तव में कलाकार था, लेकिन इतना हृदय शून्य, इतना अमानवीय कृत्य करने पर वह विवश हो गया था, लाचार हो गया था। क्योंकि वह बहुत ही स्वार्थी था और अपने हित साध्य करने के लिए वह किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य कर सकता है। इसका वर्णन यहाँ पर लेकर कर रहे हैं। अब देखो, जब सारे शासकों ने यह बात सुनी तो सन्नाटा छा गए। थोड़े समय के लिए शांति छा गई, कुछ मिनटों तक खामोशी रह गई। कोई इस बात पर
कोई बात अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाए। लेकिन मूर्तिकार क्या करता है, थोड़े समय के लिए अचकचाया अर्थात भौचके में पड़ गया कि उसने बात सही कही है या गलत की है। फिर उन लोगों को वह समझाते हुए कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, यह काम मैं इस प्रकार से करूंगा कि कानों कान किसी को खबर भी नहीं हो जाएगा। यह नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ क्या कीजिए, मुझे परमिशन दे दीजिए, इजाजत दीजिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अब देखिए सारे बड़े बड़े अधिकारियों ने, शासकों ने क्या किया, आपस में डिस्कशन किया, चर्चा की और फिर मूर्तिकार को इजाजत दे दी। अब देखिए यह सही बात थी, सही है या अनुचित बात थी, यह बहुत ही गलत बात थी। अगर हम क्यों शासकों ने उसको इजाजत दी होगी, क्योंकि उनको अपने पद की पड़ी हुई थी। अगर इस प्रकार का वह अनुचित कार्य नहीं करेंगे तो शायद विदेशी सरकार के द्वारा उनका किसी भी प्रकार का उनका फायदा जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। फिर अपने पद को टिकाने के लिए, अपने कुर्सी को टिकाने के लिए ये सारी बातें कर रही थी। कभी कभी लोग अपने पद को टिकाने के लिए या फिर उनका तबादला हो जाता है, उसे तबादला रुकाने के लिए या फिर उनका जो विकास होने वाला है, उनका जो पदोन्नति होने वाली थी उसके लिए भी वे ऐसे अनुचित कार्य करते हैं। या फिर अपने ही रिश्तेदारों को किसी ऊंचे पद पर नौकरी देने के लिए या ऊंचे पद पर कोई स्थान देने के लिए इस प्रकार के अनुचित कार्य आज भी हमारे इर्द गिर्द बहुत समय होते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन लोग इस पर शांति ही बनाए रहते हैं, वो विवश होते हैं। इसी प्रकार सारे लोगों की चर्चा होने के बाद मूर्तिकार को इजाजत दी गई। कौन से बात की कि भारत के विदेश के जो व्यक्ति जीवित नहीं है उसके निर्जीव मूर्ति पर भारत के सजीव जीवित व्यक्ति के नाक लगाने के लिए उन्होंने परमिशन दी, जो बहुत ही अनुचित, अमानवीय और हृदय शून्य कार्य था। आगे लेखक कहते कि अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम के लाट के नाक लग रही है। आगे लेखक कहते कि अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन अखबारों में छप गया है कि जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक का जो समस्या थी उसका हल निकल गया है। अब कुछ ही अब तक नाक लगी हुई थी नहीं, अब वह जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है, ऐसा लिखा हुआ है, अब तक लगी नहीं है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। अब देखिए उस मूर्ति के इर्द गिर्द अब सारे पुलिस को उनकी पहरेदारी शुरू हो गई, हथियारबंद। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। अब देखिए उस मूर्ति के पास जो तालाब था उसमें से सारा पानी निकाल दिया गया और उसे वहां पर उस स्थान को सुखा दिया गया और फिर उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाल दी गई ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूख न पाए। अब देखो मूर्ति जो थी वह तो पत्थर की थी, लेकिन उस पर लगने वाली जो नाक थी वह सजीव जीवित व्यक्ति की नाक थी और इसलिए वह नाक सूख न पाए, इसलिए वहां पर वो पानी चेंज करके एक ताजा तरह पानी रखा गया जिससे वो नाक सही सलामत रहे, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूख न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। अब देखिए मूर्तिकार भी खुद परेशान था, लेकिन कमेटी वाली जो मदद वो मांग रहे थे, चाहे वो उचित मदद हो या अनुचित मदद हो, वह सारी प्रकार की मदद उसे करने के लिए तैयार थी। लेकिन उनको एक हिदायत भी दी गई थी कि जिस दिन रानी आने वाली थी उस दिन उस मूर्ति पर नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई और इस प्रकार मूर्तिकार ने जो वादा किया था वह एक जीवित
एक निर्जीव मूर्ति पर एक जीवित व्यक्ति की, सजीव व्यक्ति की, अर्थात देखो कितना अनुचित कार्य हो रहा था। यह सही कार्य था, बिल्कुल अनुचित कार्य था, फिर भी हमारे शासकों ने ही उसको परमिशन दी थी। ऐसे आज हम देखते हैं रोजमर्रा हमारे इर्द गिर्द, आजू बाजू में, समाज में ऐसे कितने ही अनुचित कार्य होते रहते हैं, और जो बड़े अधिकारी होते हैं उसको अनदेखा करते हैं। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अब देखो सबको पता था वह नाक जो है वह जिंदा है, लेकिन ये बात पता नहीं थी कि किसी की हत्या करके वह नाक लगाई गई होगी। शायद इससे ने ऐसा अनुमान किसी ने लगाया भी नहीं था। सिर्फ उसको उपमा क्या दी गई थी कि ऐसी नाक है जो कभी भी पत्थर की नहीं लगती है, लगाई गई है, बल्कि वह जिंदा व्यक्ति के समान दिखाई दे रही है। आगे लेखक कहते हैं कि लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, नाक तो सिर्फ एक ही चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। आगे लेखक कहते हैं कि लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। अब देखिए लेखक ने ऐसा क्यों कहा है इस प्रकार के, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, जो पत्रकार थे उन्होंने क्या किया था, सांकेतिक अपना विरोध दिखाया था। उस समय देखो बहुत सारी घटनाएं उस समय भी घटित हुई होगी, लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने कौन सी घटना को महत्वपूर्ण माना था कि रानी एलिजाबेथ उस जिस दिन आई थी उस प्रसंग को, उस घटना को अहमियत दिया था, अधिक महत्वपूर्ण माना था। इसलिए अखबार वालों ने भी क्या किया था, हमें यहाँ पर लेखक अखबार वालों की दोहरी भूमिका दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। अब तक हमने निगेटिव बाजू जो बाजू उसको पढ़ा, उनकी पॉजिटिव बाजू, आशावादी दृष्टिकोण हमें यहाँ पर पत्रकारिता के बारे में दिखाई दे रहे कि अखबार वालों ने एक सांकेतिक विरोध अपना दिखाया कि उस दिन किसी भी प्रकार के जो नाक लगाई गई थी वह जीवित व्यक्ति की नाक थी, इसका विरोध दर्शाते हुए उन्होंने अखबार में किसी भी प्रकार की खबर नहीं छपवाई थी, क्योंकि यह जो खबर थी वह अनुचित थी। और इसीलिए अब देखो हम सबको पता है कि आज अगर हमारे सामने प्रसार माध्यम है तो दो ही है, एक तो न्यूज चैनल होते हैं और न्यूज पेपर होते हैं। अगर अखबार वाले जो पत्रकारिता वाले जो लोग हैं वह अगर अपने उत्तरदायित्व को, उनका उत्तरदायित्व होता है कि सही बातें लोगों के सामने उनको लाना चाहिए। इसी से क्या होता है, हमारे समाज के भावी पीढ़ियों को, लोगों को सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलती है। और इसीलिए उन्होंने अपना सांकेतिक एक समाज को एक आदर्श अगर उनको दर्शाना है तो वह पत्रकारिता के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। सही बातें लोगों के सामने लाएंगे तो इससे हमारे समाज के लोगों को फायदा होगा, हमारे देश को भी फायदा होगा, और अनुचित जो ऐसे कार्य होते हैं उसको रोक लग सकती है। और इसीलिए लेखक ने कहा है कि जो पत्रकारिता में काम करने वाले अखबार वालों ने क्या किया था, एक सांकेतिक विरोध वहां पर दर्शाया था और एक आशावादी उनका दृष्टिकोण यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इसलिए लेखक कहते कि सब अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। और इस प्रकार लेखक कहते हैं कि केवल एक निर्जीव मूर्ति के लिए नाक चाहिए थी, लेकिन उसके लिए किस प्रकार से एक मानसिक दृष्टिकोण हमारे यहाँ पर दिखाई देता है कि भारतीयों की मानसिक दृष्टिका की विदेशी, भले ही आज हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन आज हमारे दिलो दिमाग पर विदेशी या पाश्चात्य संस्कृति का, उनके सारी चीजें आज भी हमारे दिमाग पर छाई हुई है। और यहाँ पर लेखक ने हमें यही सारी बातें यहाँ पर दर्शाई है। अब देखते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। जो परिचित हमने पढ़े उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। हिदायत, निर्देश, कतही, जरा भी, अभिनंदन, स्वागत, बुद्ध, मूर्ति। तो बच्चों
इस प्रकार हमने जॉर्ज पंचम की नाक इस पाठ में उस मूर्ति पर, एक निर्जीव मूर्ति पर सजीव नाक लगाने के यह बात हमने जानी, और किस प्रकार से आज हमारे समाज में यह अनुचित कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। पत्रिका अखबारों में जब ऐसी सही बातें छपती है तो अधिकार वाले शासक लोग उसको अनुचित कार्य को ऐसे ही छिपा देते हैं और सही बातें लोगों के सामने नहीं आ पाती है। इसके बारे में लेखक ने इंगित किया हुआ है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।